ठीक है, तो उसका कंसंट्रेशन दैट इज मोल्स पर लीटर, समझ आ गया। तो एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल पे जाएगा तो वो क्या होगा, मैग्नीफाई होता चला जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता बढ़ती चली जाएगी। और एक्यूमुलेशन में क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो इकट्ठा हो रहा है, पास होगा आगे तो मैग्नीफाई होगा। इसलिए ध्यान देना, जितना ज्यादा लंबी फूड चेन चलेगी, सबसे लास्ट वाला बहुत ज्यादा अफेक्टेड होगा। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। तो जितनी लेंदी फूड चेन होती है उतना ज्यादा क्या होगा, बायोमैग्निफिकेशन होगा। और क्योंकि पॉल्यूटेंट से तो उतना ज्यादा उस ऑर्गेनिज्म को वो नुकसान करेगा, ठीक है। तो जैसे देखो, फर्स्ट वाला देखेंगे बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन रिफर्स टू द बिल्डिंग अप ऑफ substance within an organism over time. It occurs when a substance is absorbed faster than it is excreted. Obviously बात है। अब ध्यान देना, अगर वो वाटर सोल्यूबल है, पानी में घुलनशील है, तो वो एक्सक्रीट हो जाएगा। मेरी बात समझ गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ यूरिन, समझा के। लेकिन क्या होता है, मैक्सिमम टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं। तो वो फैट में घुलेंगे, इसका मतलब जो फैट में घुल रहा है वो वाटर सोल्यूबल नहीं है। वाटर सोल्यूबल नहीं होगा तो यूरिन में एक्सक्रीशन नहीं होगा इसका। इसलिए ध्यान देना, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें अगर जो है पॉल्यूटेंट एंटर करेंगे तो वो एक्सक्रीशन में नहीं आएंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खतरनाक क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं। समझ आ गया। तो गाय ने मान लेते हार्मफुल सब्सटेंस कंज्यूम किया, समझ आ गया, ठीक है। कंज्यूम किया, कैसे कंज्यूम किया होगा, जैसे हम देखते हैं कि हाँ कुछ खा दिया उसने, ठीक है, या हमारा सॉइल ही पॉल्यूट हो गया। मेरी बात समझ गई, तो सॉइल पोल्यूशन हो गया तो वो पोल्यूटेंट कहाँ आ गया, और जो तुम्हारा प्रोड्यूसर पे आ गया। ओके, तो गाय ने जब वो कंज्यूम किया तो गाय में आ गया, अब वो मैग्नीफाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम जो है काव का मिल्क कंज्यूम करेंगे, तो ध्यान देना एनिमल प्रोडक्ट, तो क्या होगा, वो चीज आगे पास होगी और हमें मैग्नीफाई होगी। मेरी बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है। अब जितने भी दूध, मक्खन, घी, मलाई जितना भी है, इनमें टॉक्सिक सब्सटेंस ज्यादा रहते हैं, समझ में आ गया। और अगर फैट सॉल्यूबल है, ओ सॉरी वाटर सॉल्यूबल है, तो कोई दिक्कत नहीं। तभी तुमने देखा होगा जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो मतलब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, समझे कि उनको कोई भी दवाई सोच समझ के लेनी चाहिए। मेरी बात समझ गई। उनको जो है जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं वो भी, ये नहीं कि बिल्कुल, उससे क्या होगा, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं कि वो जो है फैट में घुल जाएंगी, तो अगर वो फैट सोल्यूबल है तो समझा के फैट में घुल करके अब जो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है वो फैट सोल्यूबल, वो थ्रू कहाँ चला जाएगा, बच्चे पे चला जाएगा। अब ध्यान देना, बच्चे के टिश्यूज बहुत वीक है, तो क्या होगा कि मतलब जो है, समझ आ गया, वहां से वो मदर में आया, मदर से अब कहाँ जा रहा है, बच्चे में जा रहा है, मैग्नीफाई होकर जाएगा नहीं जाएगा, समझ आ गया। अब क्योंकि मिल्क कंज्यूम कर रहा है वो, तो हम देखेंगे कि इस तरह से काफी ज्यादा जो तुम्हारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। जैसे हम कई देखते हैं, कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं, जैसे कि क्रीम्स हो गई, मेरी बात समझ गई, ठीक है ना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, इस तरह से हैं, उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं, या कुछ हम खा रहे हैं, सपोज करो, मेरी बात तुमको समझ आ गई है, ठीक है ना। या मान लेते हैं कि कोई जो है मदर, लैक्टेटिंग मदर जो स्मोक कर रही है, समझ आ गया, या वीड पी रही है, बम बम भोले, समझ आ गया, ठीक है, बात समझ आ गई। या फिर क्या है, अल्कोहल कंज्यूम कर रही है, मेरी बात मुझे समझ आ गई। तो हम देखते हैं कि वो बच्चों में जाकर के वो क्या होते हैं, मैग्नीफाई हो जाते हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। तभी हम देखते हैं कई क्रीम्स या सोच समझ लगानी चाहिए, दवाइयाँ फालतू नहीं खानी चाहिए। हाँ, डॉक्टर से पूछना चाहिए, डॉक्टर मैं इसको कंज्यूम कर लूँ, लगा लूँ, समझ आ गया, मेरा बच्चा लैक्टेटिंग है, समझ आया। तो इस तरह से जो है ये होता है। इज इट क्लियर। और ऑब्वियसली बात है, छोटा बच्चा है तो वो मिल्क कंज्यूम करेगा, और मिल्क क्या है, फैट है मोस्टली। इज इट क्लियर, ठीक है ना। दिस प्रोसेस कैन टेक्स प्लेस थ्रू कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन फ्रॉम एयर, वाटर और सॉइल। मेरी बात मुझे समझ आ गई, ठीक है ना, एयर, वाटर और सॉइल, ठीक। जैसे कि कंटामिनेटेड वाटर, सॉइल, सॉइल पोल्यूशन हो गया, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारा माल कहाँ डंप कर रही है, वेस्ट प्रोडक्ट, मिट्टी में या फिर पानी में, और वो टॉक्सिक हो जाता है, समझ में आ गया।
ठीक है, एयर, एयर से, इज इट क्लियर? अब जैसे कि क्या था, जापान में जो है लोग मोस्टली फिश कंज्यूम करते हैं। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? देखें इस पर देखिए जापान का केस लेते हैं, ठीक है। जापान में क्योंकि थोड़ा एक रिलीजियस स्टिग्मा है, वहाँ पर लोग जो है, क्योंकि बुद्धिज्म है वहाँ पर, समझ में आ गया, ठीक है ना, ये है ताओइज्म है, तो थोड़ा सा उनका ये है कि फिश को वो कंज्यूम करते हैं, बाकी जो मटन और इसको भी कंज्यूम करते हैं लेकिन कम करते हैं जापान में, समझा गया? तो जापान में बिकॉज ऑफ द बुद्धिज्म वहाँ पर फिश, क्योंकि फिश को मारना नहीं पड़ता ना, उसको पानी से बाहर निकालो, समझा, बाहर निकालो, मर जाएगी, मछली जल की रानी है समझ आ गया, ठीक है, बाकी को तो आपको मारना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो जापानीज की जो डाइट में क्या होगा, फिश जो है बहुत ज़्यादा होती है, समझा गया? अब क्या हुआ कि जापान एक बहुत ही हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री था, समझा? अब उसने क्या किया, उसके इंडस्ट्री जो है तुम्हारा सारा माल अपना, मतलब जितना भी है एफ्लुएंट्स, पानी में डंप कर रही थी। और पानी में हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो मरकरी जो है, मरकरी के सॉल्ट्स, समझ में आ गया, वो डंप कर रही है, उसमें मरकरी सॉल्ट था, समझ में आ गया? अब क्या है कि ये पानी में मरकरी आया, अब हुआ क्या कि यहाँ पर ये मरकरी है, तो अब जो है फिश, तुमको पता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रही है, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली, छोटी मछली सबसे छोटी को, और सबसे छोटी मान ले, मतलब जैसे प्लैंक्टन्स हो गई फॉर एग्जाम्पल, तो अब क्या होगा कि ये मरकरी जो है क्या हो गया, फूड चेन में ये आगे पास हो रहा है, आगे पास हुआ। अब ध्यान देना, आगे पास होगा तो क्या हो जाएगा, मैग्नीफाई होगा वो, मतलब एक्यूमुलेट कैसे हुआ, पानी में आया, वहां से एक्यूमुलेट हो गया ऑर्गेनिज्म में, फिर क्या हो गया, प्लैंक्टन को कंज्यूम किया फिशेस ने, छोटी मछली ने, और करते 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 वो मैग्नीफाई होगा। अब क्या हुआ, क्योंकि जापान की डाइट में फिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने फिश को कंज्यूम किया। अब ध्यान देना, फूड चेन और आगे बढ़ गई समझ में आ गया, और मैग्नीफाई हो गया। तो अब जब लोगों ने कंज्यूम किया जो है, तो लोगों में जो है मिनामाटा डिजीज हो गई। क्या हो गई, मिनामाटा डिजीज, मेरी बात समझ गई? तो मिनामाटा डिजीज में जो है आपका ब्रेन फंक्शन और मस्कुलर फंक्शन जो है हैम्पर कर जाता है, मेरी बात समझ गई, ठीक है ना? और हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पेशेंट ऐसे आने लगे, और एक्सट्रीम केसेस में डेथ भी देखी गई। अब जापान की गवर्नमेंट समझ नहीं पा रही है क्या हो रहा है, समझ आ गया? तो क्या था, मरकरी कंटामिनेशन हो गया, मेरी बात समझ गई? और क्योंकि फिश कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो है फूड चेन आगे बढ़ती जा रही है, और ऑब्वियसली बात है लास्ट कंज्यूमर जो है, टॉप प्रेडेटर हम कह सकते हैं यहाँ पर ह्यूमन है, उसने वो कंज्यूम किया, उसमें कंसंट्रेट होती चली गई, और उसने वो डिजीज प्रोड्यूस कर ली। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है, ऐसे करके जो है तुम्हारा, ठीक है ना, कैडमियम भी है पानी में या मिट्टी में, कैडमियम भी है, तो कैडमियम से जो है इताई इताई डिजीज, समझ आ गया? इताई इताई डिजीज जो है, इताई इताई डिजीज हो जाती है, किससे? ये तुम्हारे एग्जाम में कई बार पूछा हुआ, हाँ ठीक है, इताई इताई डिजीज किससे होती है? तो बोलोगे कैडमियम की कंसंट्रेशन से, समझ आ गया, पॉल्यूटेंट है इसमें, ठीक है, और मिनामाटा मरकरी से होती है। देखिए मरकरी है तो अच्छी चीज, लेकिन अगर स्मॉल कंसंट्रेशन में ले रहे हैं हम तो ठीक है, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगी तो ये हार्मफुल हो जाएगा। मेरी बात समझ गई? अब हम देखेंगे इंडस्ट्रीज ने क्या किया, एफ्लुएंट्स को पानी में डंप किया, या तो कहाँ करेंगी, वो मिट्टी में डंप करेंगी, तो यहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म में एक्यूमुलेट हो रही है, और अगर वो वाटर सॉल्युबल होती तो वो तो यूरिन में फ्लो कर जाती, लेकिन क्या हो रहा है, फैट सॉल्युबल है, तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास हो रही है, समझा गया? एक्यूमुलेशन के बाद वो क्या होगा, मैग्नीफाई होता चला जाएगा। इसलिए ध्यान देना, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, और इंडिया में तो डेयरी प्रोडक्ट्स लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना, तो अगर ध्यान देना कि एक्यूमुलेशन हो रहा है, क्योंकि हमारे जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो पानी में डंप कर रही है अपने वेस्ट, ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या डेयरी इंडस्ट्री है, वो उसको इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो काव जो कंज्यूम कर रही है चारा, मेरी बात में गई फॉडर, कहीं उसमें जो है पॉल्यूटेंट्स तो नहीं है, मेरी बात मुझे समझ आ गई? लेकिन हम देखते हैं इंडिया में इससे कोई लोगों को मतलब ही नहीं होता, पर गाय ने दूध दे दिया, बस खत्म बात, समझ में आ गया, बाल्टी भर के दूध आ गया, खत्म, समझ आ गया। लेकिन क्या है कि इससे जो है नुकसान ज़्यादा है।
तुम देख रहे होंगे धीरे धीरे इंडिया में जो है कैंसर के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। समझ आ गया? हर साल इंडिया में लगभग लगभग 4 लाख नए पेशेंट डायग्नोस हो रहे हैं कैंसर से। और जो तो पुराने तो थे, समझ आ गया, उसमें 4 लाख और बढ़ जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी जो है संख्या है। मेरी बात समझ, ठीक है ना? और ये क्या हो रहा है? ये सब कहीं ना कहीं पॉल्यूटेंट्स है। हालांकि कैंसर के पीछे कई सारी वजहें हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह सामने आ रही है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि एटलीस्ट क्या, कि देख लें कि जहां से चीज आ रही है वो कंसंट्रेशन उसमें कितनी है उसकी। मेरी बात समझ गई? ठीक है, तो कई जितने भी घी जो है मार्केट में आते हैं, समझ में आ गया, तो उसमें कई घी तो सैंपल फेल हो गए उनके, तो वो पता होना चाहिए, बोलूंगा नहीं मैं कौन सी कंपनीज है, सैंपल फेल हो गए उनके। उसमें क्या है, हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स पाए गए। मतलब जितनी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट थी कि मतलब इससे नीचे होगा तो ठीक है, मतलब ऐसे कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन वो कई गुना ज्यादा उस घी में पाए गए। और तुम बोलोगे हम घी खाएंगे सेहत बनाएंगे अपनी, समझा गया? ठीक है ना? तो ये चीज है। और ध्यान देना, घी क्या है? फैट है, और ऐसी चीजें फैट सॉल्युबल है। समझ में आ गया? अब तुम बोलो हम दूध पी रहे हैं, मतलब जो है, समझ में आ गया, दही खा रहे हैं, समझ में आ गया, आलू के परांठे के विच दही मक्खन, समझ में आ गया? इज इट क्लियर? तो ध्यान देना, ये होना चाहिए कि वो आ कहां से रहा है। अब इंडिया में ये जो नॉर्म्स, समझ में आ गया, कुछ मतलब नहीं, ठीक है, ये चीज। तो इथाई इथाई कैडमियम कंसंट्रेशन से और मिनामाटा मरकरी से। इथाई इथाई मतलब लोग वहां चलाते थे, इथाई इथाई आई जैसे चलाते थे ना, तो इथाई इथाई से चलाते थे, तो उनके मसल्स में बहुत ज्यादा स्पाज्म, मतलब अकड़ रही थी। मतलब अभी मसल्स तो ऐसे होनी चाहिए ना जैसे कि फ्लेक्सिबल, लेकिन क्या हो रहा है कि वो ऐसे करके हाथ उनके अकड़ रहे थे, ऐसे करके, ऐसे वो दर्द हो रहा है उन्हें। समझ में आ गया? ठीक है, तो वो ऐसे चिल्लाते थे इताई 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 करके जो है, समझ आ गया जापानीज में, तो उसको बोलते हैं हम इताई इताई डिजीज। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हम उसका अच्छा एग्जाम्पल देखेंगे, देख रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, फिर एक मिनट, मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, देन यू हैव द बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, समझ में आ गया, ऑफ पॉल्यूटेंट्स एज दे मूव अप द फूड चेन। समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, उनकी कंसंट्रेशन क्या होगा, ध्यान देना, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ pollutants as they move up the food chain, ठीक है। लेकिन ये इट इज क्यूमुलेटिव प्रोसेस, क्यूमुलेटिव मतलब अडप होता चला जाएगा, नहीं बोलते क्यूमुलेटिव, ठीक है, इन विच द परसिस्टेंट सब्सटेंस मतलब जो बचा रह गया, सच एज पेस्टिसाइड्स एंड हेवी मेटल्स becomes more concentrated at higher trophic levels. Example include mercury, arsenic, DDT and polychlorinated biphenyl PCBs। समझ में आ गया? ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, इसमें एग्जाम्पल है तुम्हारा, ठीक है, जैसे मर्क्यूरी बता दें, आर्सेनिक, समझ में आ गया। जितने भी इंडस्ट्रीज हैं तुम्हारी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, और जो है क्योंकि वो सारा माल कहाँ डंप कर रही है, मिट्टी में डंप कर रही है, ऐसे समझ में आ गया। अब डंपिंग की वजह से क्या हुआ कि जितना भी जो है इस रीजन में ग्राउंड वाटर था, समझा, ग्राउंड वाटर तो अच्छा माना जाता है, ग्राउंड वाटर तक वो पॉल्यूटेंट पहुंच गए, क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल है। मेरी बात को समझा के, और वो नीचे तक पहुंच गए, और उस पूरे पानी में क्या है, कंटामिनेंट्स है। और अगर तुम हैंडपंप सोच रहे हो कि हम हैंडपंप से पानी अच्छा पियेंगे, वहां का पानी लाल रंग का पानी, समझ आ गया, येलोइश रंग का पानी। देखो मिट्टी आई तो अलग बात है, खैर वो तो सही है, लेकिन ये क्या है, येलो, समझ आ गया, ठीक है, रेडिश ब्राउनिश टाइप का, मतलब हाईली कंसंट्रेटेड जो है वो आ रहे हैं, और लोग उसको पी रहे हैं। समझ आ गया? तो इंडिया में एनवायरमेंटल जो है कंसर्न का कोई उतना नहीं है, समझ में आ गया, आराम भरोसे ही चलता है अपना, ठीक है, क्लियर ये चीज़ है। तभी इसे दिल्ली में कहते हैं, हम बोलते हैं दिल्ली जल बोर्ड का पानी पीना चाहिए, वहां पर ऐसा नहीं है, मतलब कि ऐसी नल से आ रहा है, या मतलब तुम हैंडपंप से, समझ आ गया, वहां पर गवर्नमेंट जिसको साफ करती है और वो अच्छा पानी है, समझ आ गया, जो सप्लाई कर रही है जो है, ठीक है ना, दिल्ली जल बोर्ड, वो सही है फिर तुम्हारा, क्योंकि वो ट्रीट करती है उसको पहले।
मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है ना, ये चीज़ है। ठीक, जैसे तुम अगर जाओगे आगरा, मथुरा, यहाँ पर जो है नदियाँ मतलब पूरी खारी है, तो हाईली एल्कलाइन है। समझ आ गया? एल्कलाइन किससे होता है? मेटल से होता है। इतना ज़्यादा, क्योंकि ध्यान देना क्या है भाई, यही जो यमुना यहाँ से जो नाला बन गई, ये तो आगे जाएगी आगरा में, आगरा मथुरा में, समझा है? ठीक है, अब ये क्या है, ये तो हाईली पॉल्यूटेड है, इसमें हैवी मेटल्स मिलते हैं, और हैवी मेटल्स जो है बहुत हार्मफुल होते हैं। मेरी बात को समझ आ गई? ठीक है, ये चीज़ है। फॉर बायोमैग्निफिकेशन टू अकर्स पॉल्यूटेंट्स मस्ट बी लॉन्ग लिव्ड। समझ आ गया? मतलब ये ना हो कि पॉल्यूटेंट्स ब्रेकअप हो रहे हैं, अगर पॉल्यूटेंट ब्रेकअप हो गए तो अच्छी बात है, उनका टॉक्सिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा। फैट सॉल्युबल, ठीक है ना, मोबाइल मतलब मूव करते रहने चाहिए, ये ना हो कि मतलब जो एक ऑर्गेनिज्म में आए वहां से निकल गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है। बायोलॉजिकली एक्टिव, बायोलॉजिकली एक्टिव का मतलब ये होता है कि वो क्या है, टिश्यूज को अफेक्ट कर रहे हैं। मेरी बात समझ गई? हाँ, अगर वो बायोलॉजिकली इनएक्टिव है, अगर हमारे शरीर में पड़े भी रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं, तो वो क्या होना चाहिए, बायोलॉजिकल एक्टिव होना चाहिए। समझा? किसके लिए? बायो मैग्निफिकेशन के लिए। मेरी बात समझ गई? तभी वो चीज पॉइजनस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इतना समझ आ रहा है? समझ आ गया? तो ये इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉल्यूटेंट्स मस्ट बी लॉन्ग लिव्ड। समझ आ गया? ये ना हो कि उसके बॉन्ड टूटे, जैसे बॉन्ड टूटेंगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया? ठीक है। फैट सॉल्युबल, मोबाइल एंड बायोलॉजिकली एक्टिव। इज इट क्लियर? फैट soluble pollutants like methyl mercury remains in organism for long periods, leading to the toxic effects at higher trophic level. मेरी बात मुझे समझ आ रही है? एक चीज बताना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर हम देख लिया बायो एक्यूमुलेशन। ठीक, क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही है? जैव आवर्धन, जैव संचय, ठीक है, पढ़ लिया हमने। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड होगी, इकोलॉजिकल पिरामिड्स हमने देखा नहीं ना अभी तक, इसमें नहीं देखा ना, स्लाइड में देखा हमने। हाँ ठीक है, ठीक है। ecological pyramids, an ecological pyramid also called a trophic or energy pyramid is a graphical representation that depicts the distribution of energy, biomass or number of organisms across the different trophic level in an ecosystem। ठीक है, बता दिया था। it begins with the producers, obviously बात है, at the base and progressive to apex predators at the top। समझ आ गया? ठीक है, ये चीज है। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। वी हैव स्टडीड ऑल दिस। ठीक है, पढ़ लिए हमने। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर्स क्या होते हैं? इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल, मतलब कितनी संख्या में है जानवर। समझा गया? जैसे घास हो गई 10,000, तो 10,000 को कंज्यूम करेगा। समझ आ गया? मान लेते हैं 15 बकरियां, 15 बकरियों को कंज्यूम कर रहा है 2 शेर। इज इट क्लियर? तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर की ओर हम जा रहे हैं तो नंबर्स घटता चला जा रहा है। समझ आ गया? ठीक है, लेकिन इन्वर्टेड पिरामिड भी कभी कभार देखे जाते हैं। समझ आ गया? या फिर स्पिंडल शेप के, ऐसे मतलब नीचे से ऐसे और फिर ऊपर टेपर, भी बताया था मैंने तुम्हें। ठीक है, टाइप्स है अपराइट पिरामिड, फाउंड इन ग्रासलैंड एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। नंबर डिक्रीजेस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर, बताया था। अपराइट पिरामिड में नंबर कम होते चले जाएंगे। एग्जाम्पल ग्रास, हेर्बिवोर्स, कार्निवोर्स। स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप मतलब पहले ऐसे और फिर इस तरह से, मतलब इन्वर्टेड और फिर इस तरह से होगा। बीच में क्या हो गए, वाइड हो गए और फिर वो टेपर हो गए। फाउंड इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फ्यू लार्ज प्रोड्यूसर्स, मोर हेर्बिवोर्स एंड फ्यूअर टॉप कार्निवोर्स। इन्वर्टेड सीन इन पैरासाइट्स फूड चेन, वन होस्ट सपोर्ट्स मेनी पैरासाइट्स एंड हाइपर पैरासाइट्स, मतलब उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। संख्या पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास क्या हुआ, ड्राई वेट बताया था ना, बायोमास क्या था, ड्राई वेट। ठीक है, तुम लोग रिविजन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे तुम? ठीक, कर लो भाई। इट रिप्रेजेंट्स द टोटल बायोमास, ड्राई वेट ऑफ लिविंग मैटर एट ईच ट्रॉफिक लेवल, एक्सप्रेस इन ग्राम पर मीटर स्क्वायर और किलो कैलोरी पर यूनिट एरिया।
Eliminate size difference among organisms. Limitation, it may represents actual energy flow as non-edible parts. Bone shells are included in biomass. ऑब्वियसली बात है, बोन्स और शेल्स वो फेंक दी जाते हैं, तो वो तो कंज्यूम तो किए नहीं जाते हैं, तो हालांकि वो भी क्या है, इट इज ऑल्सो बायोमास। मेरी बात समझ, ठीक है, ये चीज है, उसको हटा देते हैं। ये भी क्या है, अपराइट है, इन्वर्टेड है, समझ में आ गया, ठीक। पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है, इट शोज द फ्लो ऑफ एनर्जी एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल एंड द एनर्जी अवेलेबल टू ईच लेवल, समझ आ गया। और हमेशा ध्यान देना, ये क्या होगा, अपराइट ही होगा, इन्वर्टेड पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होती है। मेरी बात समझ गई। एक्सप्लेन्स व्हाई फूड चेन्स आर टिपिकली लिमिटेड टू 4 to 6 ट्रॉफिक लेवल्स, ओके, बता ही दिया था। अब हम देखेंगे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। इसमें हमने दो तरह की साइकिल पढ़ी थी, कौन सी, फर्स्ट गैसियस साइकिल, दूसरी सेडिमेंट्री साइकिल, समझ में आ गया, ठीक है ना। देखें, बायोजियोकेमिकल साइकिल रिफर्स टू द साइक्लिक मूवमेंट, समझ में आ गया, साइक्लिक मूवमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन एंड phosphorus between the biotic and abiotic components of the earth। मेरी बात तुमको समझ आ गई, बायोटिक और एबायोटिक में, ठीक है। देखिए, in this process inorganic elements from the atmosphere, hydrosphere and lithosphere are transformed into organic substance। जैसे कि CO2H2O क्या बन गए, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल बन गए, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल गए, ठीक है ना, विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली बात है, बाय द रेस्पिरेशन प्रोसेस से, रेस्पिरेशन में क्या हुआ, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटा, CO2H2O, समझ आ गया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वापस एनवायरनमेंट में चले गए, ठीक है। ये चीज अनलाइक एनर्जी फ्लो विच इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इज साइक्लिकल, मतलब चक्र होता है ये, ठीक है, इंश्योरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। मेरी बात को समझ आ रही है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोकेमिकल साइकिल, ठीक है, गैसियस साइकिल जिसमें रिजर्वायर क्या है, एटमॉस्फेयर है, एग्जाम्पल कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल में क्या है, रिजर्वायर अर्थ क्रस्ट है, सल्फर फॉस्फोरस साइकिल, समझ आ गया। इसमें तुम्हारी कैल्शियम साइकिल भी हो जाएगी, समझ आ गया, और कैल्शियम क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा लाइमस्टोन की फॉर्म में, चूना पत्थर की फॉर्म में, ठीक है ना। ये चीज़ें, ये सब पढ़ा दिया मैंने तुम्हें, हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई ये क्या है, सब पढ़ा चुका हूँ मैं, ये भी पढ़ा चुका हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। गैसीय न्यूट्रिएंट साइकिल, गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल में पढ़ेंगे हम सबसे पहले क्या, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बन साइकिल, ठीक है। कार्बन साइकिल, carbon cycle involves the continuous exchange of carbon between the atmosphere and living organism. It operates through both short-term biological process and long-term geological process। मेरी बात समझ गई, ठीक है, बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल दोनों आती है इसमें। मेजर प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस, तुम्हें पता ही है क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है ना, रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन, कंबस्शन, कोई चीज़ जलती है, समझ में आ गया, तो ये दिस इज योर कार्बन साइकिल। मेरी बात तुमको समझ में आ गई। कोयला है, समझ में आ गया, ठीक है, वो जलेगा तो क्या हो जाएगा, CO2 बिल्कुल सही निकलेगी, समझ में आ गया। अब अगर मान लो CO2 को फिक्स करना है तो प्लांट फिक्स कर रहा है उसको, या फिर हम देखेंगे CO2 कहाँ चली जाएगी, हमारा जो है मोस्टली एटमॉस्फेयर में जाएगी या फिर हाइड्रोस्फीयर में जाती है, और वहाँ पर वो क्या होगा, प्लांट्स वो कंज्यूम करेंगे, ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, समझ आ गया, रेस्पिरेशन करेंगे, फिर CO2H2O निकल जाएगा, ठीक है। ये चीज इज इट क्लियर। की फीचर इंक्लूड्स बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म जियोलॉजिकल, समझ आ गया, मतलब ओशन में स्टोर है, ठीक है ना, ये चीज है। वी हैव स्टडीड ऑल दीज। कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल
although nitrogen constitutes nearly 78% of the atmosphere, it is largely unavailable to the living organisms in its gaseous form. क्यों? क्योंकि ये मोस्टली क्या होता है, इनर्ट रहता है, समझ में आ गया, रिएक्ट नहीं करता. इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू बायोलॉजिकली यूजेबल फॉर्म्स थ्रू वेरियस प्रोसेस. समझ में आ गया. तो देखिए मेजर प्रोसेस में क्या है, पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन. समझ में आ गया, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, मतलब इसका मतलब क्या है कि वो तुम्हारा नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे कि अमोनिया, फिर समझ आ गया नाइट्रेट्स, ऐसे कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया. समझ आ गया, ठीक है. तो एटमॉस्फेयर में जैसे क्या होता है, लाइटनिंग और वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी इसका फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स का. इंडस्ट्रीज में समझा, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोसेसेस, ठीक है. बायोलॉजिकल में बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और साइनोबैक्टीरिया. समझ आ गया. व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन? कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. समझ आ गया, ठीक है ना, ये चीज है. व्हाट इज एसिमिलेशन? हाँ एसिमिलेशन, हाँ ये बताओ व्हाट इज एसिमिलेशन? एसिमिलेशन क्या है? हाँ बोलो. हाँ जय, तो क्या होता है एसिमिलेशन? हाँ हाँ, कौन बताएगा मुझे? ईशानी, ह्यूमंस का बता दो चलो. एब्जॉर्ब करती है. समझ आ गया. जैसे हमने जो है, हमने एग कंज्यूम किया, एग में प्रोटीन है. अब उस प्रोटीन, वो क्या है, हमारे गैस्ट्रिक जूसेस क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे इन द अमीनो एसिड, और वो अमीनो एसिड जो है ब्लड में होता हुआ हमारे सेल्स के अंदर मूव कर रहा है. मेरी बात समझ गई, ठीक है ना. तो उस चीज को हम बोलेंगे एसिमिलेशन. समझ आ गया, ठीक है. तो ध्यान देना, बॉडी हमारी तभी ग्रो करेगी जब एसिमिलेशन होगा, सेल्स के वो अंदर जाएगा. मेरी बात तुमको समझा गई, उसको हम बोले. अच्छा सिंपल डाइजेशन क्या हो गया? डाइजेशन मतलब होगा फूड को तोड़ देना. समझ में आ गया, ब्रेक डाउन हो गया. समझ में आ गया, इनटू द रिस्पेक्टिव सिंपल सब्सटेंस. समझ में आ गया. जैसे कि प्रोटीन है, वो किसमें टूट गया, तुम्हारा अमीनो एसिड में टूट गया. समझ में आ गया. तुमने रोटी खाई, बॉडी को नहीं पता कि रोटी क्या है, पराठा क्या है, उसको तोड़ेगी, कार्बोहाइड्रेट्स में तोड़ेगी. मेरी बात समझ गई, ठीक है ना. अब कार्बोहाइड्रेट्स में भी क्या होगा, या तो मोनोसेक्राइड्स होगा, डाइसेक्राइड्स होगा, पॉलीसेक्राइड्स होगा. समझ में आ गया. अगर पॉलीसेक्राइड्स हैं तो उसको सिंपल मोनोसेक्राइड में तोड़ेगा. समझ आ गया. अगर तोड़ पा रहा है तो, नहीं तोड़ पा रहा तो उसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है. हमारी बॉडी जिस चीज को तोड़ पा रही है तो सही है, नहीं तो वो क्या होगा, एज इट इज जो है एक्सक्रीशन में पास हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल फाइबर, हम कहते हैं हमें सैलेड्स कंज्यूम करने चाहिए, उसमें क्या होता है, फाइबर होते हैं. फाइबर क्या होता है, बेसिकली दे आर कार्बोहाइड्रेट्स. मेरी बात मुझे समझ आ गई. लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती. अब तुम देखो, जैसे गाय भैंस, उन्होंने पत्तियां खाई, पत्तियां खाई खाई वो जुगाली कर रही है. समझ आ गया, क्यों करती है वो, कंटिन्यूस उसको तोड़ते 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 तब जाकर के वो उसको, समझ आ गया, निकलेगी. और उसके बाद जो है उसके इंटेस्टाइन में स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं. समझ आ गया. अगर बैक्टीरिया ना हो तो डाइजेस्ट नहीं कर पाए, बैक्टीरिया होंगे तब जाकर के बैक्टीरिया उस पर एक्ट करेंगे तो टूटेगी, तब वो टूटेगा और हम देखेंगे, तब जाकर के वो गाय भैंस जितने भी हर्बीवोर हैं अब्जॉर्ब करेंगे. अब ह्यूमन में क्या आता है, ये चीज़ें बहुत ही कम होती है. हम लोग फाइबर डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो वो एज इट इज़ हमारे स्टूल में पास हो जाता है. मेरी बात समझ. अब हमारे लिए फ़ायदा इसलिए है क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन बहुत स्मूथ हो जाएंगी. जो स्टूल फॉर्मेशन है वो, है ना, वो होगा. और क्या होगा, जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो हमारे इंटेस्टाइन से बड़ा इजीली पास हो जाएगा. मेरी बात मुझे समझ आ गई. इसलिए हम बोलते हैं फाइबर इंपॉर्टेंट है. फाइबर क्या है, फाइबर ये नहीं कि बिल्कुल तुमने धागा खा दिया तो फाइबर. समझ आ गया. मतलब जो तुम्हारे जितने भी हैं, सुनो, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इसमें क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं. समझ आ गया. कभी तुमने ऐसे देखा, वो मिलता है इस तरह से, मार्केट में मिलता है, वो नहाने वाला लूफा टाइप का, नेचुरल वाला, देखा होगा तुमने. जैसे तोरी हो गई, तो बिल्कुल है ना,
अब तुम सोचो, हम जब तोरी खा रहे हैं तो अब हमको तो नहीं पता उसके अंदर फाइबर है, लेकिन क्या होता है जब वो सूख जाती है, सूख करके पानी उड़ गया, सब कुछ उड़ गया, अब जो बचा वो फाइबर है। अब तुम सोचो जब हम एक तोरी खा रहे हैं तो कितना ज्यादा फाइबर हमारे अंदर जा रहा है। मेरी बात तुमको समझ आ रही? उस समय तो हमको दिखाई नहीं दे रहा ना वो, समझ आ गया? तो यही फाइबर, अब ये फाइबर क्या करेगा, हमारे अंदर जाएगा और पानी को अब्जॉर्ब करेगा। हम पानी पिएंगे, पानी को अब्जॉर्ब करेगा। पानी के अब्जॉर्प्शन से क्या होगा, जो हमारे स्टूल बनेंगे वो सॉफ्ट बनेंगे, उसमें ज्यादा पानी होगा। नहीं तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन। समझ आ गया? क्योंकि अगर वाटर नहीं रहेगा तो क्या होगा, स्टूल बहुत हार्ड हो जाएंगे, तो हम देखेंगे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाएगी। तो जो लोग तुम्हारे फाइबर बहुत कम कंज्यूम करते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाती है, या फिर लॉन्ग रन में अगर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो ऑब्वियस सी बात है पाइल्स डेवलप हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा जो है हम क्या फ्रूट्स और क्या वेजिटेबल्स कंज्यूम करेंगे, सैलड कंज्यूम करेंगे, वो हमारे आंतों के लिए अच्छा रहेगा। समझ आ गया? क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्या, फाइबर। इज इट क्लियर? ठीक है। Uptake of nutrients by plants and conversion into organic molecules such as proteins, DNA and RNA। तो ऑब्वियसली बात है वहां पर वो हो जाएगा। इज इट क्लियर? एसिमिलेशन। अमोनिफिकेशन, मतलब अमोनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, अमोनिया से रिलेटेड है। समझ आ गया? ठीक है, देखें, कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फ्रॉम वेस्ट एंड डेड मैटर इनटू अमोनिया बाय डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया। समझ आ गया? जैसे तुमने देखा होगा कोई भी जैसे जानवर मरता है उससे बहुत गंदी बदबू आने लगती है जब वो डिके करता है। समझ आ गया? या तुम देखोगे कि तुम सार्वजनिक शौचालय में तुम्हें जाने का कभी मौका लगे, समझ आ गया, ठीक है, तुम्हारे भाग्य खुले अगर और तुम्हें जो है इफ यू आर लकी तो तुम्हें मौका लगे तो तुम देखना कैसी पंजेंट स्मेलिंग गैस आएगी। आती कि नहीं आती? तो वो यूरिन जो होती है, यूरिन ठीक है वैसे करिए, तो यूरिन होती है उस पर बैक्टीरिया एक्ट कर रहे हैं और उससे बैक्टीरिया अपनी न्यूट्रिशन गेन कर रहा है विद द रिलीज ऑफ अमोनिया, और वो जो पंजेंट स्मेलिंग गैस है वो अमोनिया है। मेरी बात को समझ आ गई? तो वो क्या करेगा, ध्यान देना, अमोनिया को रिलीज करेगा। जितने भी डिकेइंग प्रोसेस है, समझ आ गया, उसमें हम देखेंगे अमोनिया रिलीज होगी। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, देखो जैसे हमने प्रोटीन कंज्यूम किया, ठीक है, होता क्या है कि हम प्रोटीन जब कंज्यूम करते हैं उसका मेटाबॉलिज्म हुआ, उसका जो एंड प्रोडक्ट बचता है वो अमोनिया होता है। लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है, हमारा लिवर उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारे मतलब लीवर का एक काम है। वैसे तो लीवर के बहुत काम है, उसके इतने काम हैं, इतना बॉडी में किसी भी ऑर्गन के काम नहीं होंगे। एक काम उसका ये है, हमारी बॉडी में बना अमोनिया, लेकिन ध्यान देना अमोनिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। तो हमारा लीवर क्या करता है, उसको तुरंत उसकी कम खतरनाक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। समझ आ गया? उसको बना दिया उसने यूरिया। यूरिया कुछ समय तक के लिए स्टोर किया जा सकता है। मेरी बात तुमको समझ आ गई? लेकिन अमोनिया ऐसा है कि बना और निकला, स्टोर नहीं करेंगे। स्टोर अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो हमारी बॉडी खराब हो जाएगी। मेरी बात तुमको समझ आ गई? इसलिए हमारी बॉडी में क्या हुआ कि यूरिया जो बना है वो किससे बना है, अमोनिया। समझ में आ गया? अमोनिया किस में कन्वर्ट हुआ, यूरिया में कन्वर्ट हुआ। फिर जैसे कुछ सांप छिपकली, इनमें क्या होता है, यूरिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। समझ में आ गया? यूरिक एसिड और कम हार्मफुल है। समझे? अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिक एसिड में, और वो काफी लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। समझ में आ गया? ठीक है, ये चीज है। डीनाइट्रिफिकेशन, समझ में आ गया? नाइट्रिफिकेशन का ठीक उल्टा होगा। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स बैक इनटू गैसियस नाइट्रोजन बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अंडर एनाएरोबिक कंडीशन। समझ में आ गया? मतलब बिना ऑक्सीजन के वो जो है। इज इट क्लियर? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जल चक्र, तो पता ही है, तुम लोग वैसे विद्वान लोग हो। ठीक है, द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल describes the continuous circulation of waste between the earth surface, atmosphere and circulation of water, and the subsurface layer. ठीक है, majority of the water is present in oceans and ice caps with only a small fractions 0.06% available as fresh water driven by solar radiation। क्यों?
इवेपोरेशन होगा, समझ आ गया। फिर क्या होगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, सोलिडेशन एंड ग्रेविटी प्रोसेसेस इन्वॉल्व क्या होगा, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इन्फिल्ट्रेशन, जमीन के नीचे जाना दैट इज इन्फिल्ट्रेशन, रन ऑफ मतलब बहता पानी, ठीक है ना, एंड सब सरफेस फ्लो, जमीन के नीचे जो है तुम्हारा जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको हम बोलेंगे सब सरफेस फ्लो। इज इट क्लियर, समझ आ गया, अगर वो फ्लो कर रहा है तो, ठीक है। सिग्निफिकेंस रेगुलेट्स क्लाइमेट थ्रू हीट एक्सचेंज, ठीक है, कैसे बताओ उसको बताओ, क्यों regulates climate through heat exchange, will tell me क्या ऐसे, समझ आ गया, हाँ ठीक है ना, बिकॉज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, समझ आ गया। तो हम देखते हैं कि हीट प्रोसेस से रेगुलेट होती है, मेरी बात मुझे समझ आ गई ठीक है। ये है फैसिलिटेट्स नेचुरल प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ऑब्वियसली बात है, देखें जितना जो है, जितना नाली है, नाली में गंदा पानी है, इवेपोरेशन में सिर्फ पानी उड़ेगा ओनली, समझ में आ गया, ठीक है ना। यूरिन है, यूरिन से सिर्फ पानी उड़ेगा, समझ में आ गया, और वो सारा सारा कहाँ जा रहा है, क्लाउड बना रहा है, बट ध्यान देना प्योर फॉर्म में है वो तुम्हारा, समझ में आ गया, सिर्फ और सिर्फ वाटर इवेपोरेट करेगा, मेरी बात तुम समझ आ गई। तो हमने देखा क्या हो गया, फिर वही नीचे आया और हमने देखा बारिश, ये हो गया, समझ आ गया। तो ये प्योरिफिकेशन कर रहा है, ठीक है। इनेबल्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। क्या होगा, बारिश हुई, पत्थर में पड़ी, पत्थर जो है थोड़ा सा डिजोल्व हुआ और उसमें मिनरल्स आए, फिर यही मिनरल्स जो हैं नदी के साथ फ्लो कर गए, मेरी बात मुझे समझ आ गई, ठीक है। ये चीज़ है, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस सच एज इरोजन एंड सेडिमेंटेशन, हम पढ़ चुके हैं इसको, समझ आ रहा है, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, हाँ ठीक है। ऐसे हुई हुई निगाहों से मत देखो भाई तुम, ठीक है, हाँ। एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ एंड इको सिस्टम, समझ में आ गया, ठीक है। इज इट क्लियर, ठीक। सेडिमेंट्री साइकिल, अवसादी पोषक तत्व चक्र में सबसे पहले क्या आया, सल्फर साइकिल आई, ठीक है। तो सल्फर साइकिल है, the sulfur cycle involves the movement of sulfur between rocks, water bodies, atmosphere and living organisms। एटमोस्फेयर उसका मतलब गैशियस फॉर्म में हम देखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड, मेरी बात में गई, या फिर हम देखेंगे सल्फर के कुछ ऑक्साइड्स SOX कह सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ ध्यान देना एटमोस्फेयर में ही हम देखेंगे क्या होगा, वो गैशियस फॉर्म में रहेगा, लेकिन बेसिकली क्या है, सल्फर साइकिल एक सेडिमेंट्री साइकिल है, समझ आ गया, ठीक है तुम्हारा। एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये कहाँ पर रहेगा, ये तुम्हारा जो है प्रोटीन्स में रहेगा, जहाँ प्रोटीन होंगे वहाँ सल्फर होगा, जहाँ प्रोटीन होंगे वहाँ पर फॉस्फोरस भी होगा, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर ये स्टोर्ड हो जाता है, ठीक है ना, हम पढ़ चुके हैं। मेजर प्रोसेसेस मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सल्फर इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म, एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड, समझ में आ गया, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे, मतलब जो है ऑर्गेनिक सल्फर है तुम्हारा, ठीक है ना, उसको क्या होगा, तुम्हारा ऑर्गेनिक सल्फर इनऑर्गेनिक में बनेगा, जैसे कि हम देखेंगे H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसमें बन रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर कंपाउंड्स टू सल्फेट, रिडक्शन ऑफ सल्फेट टू सल्फाइड्स, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग प्रोटीन्स, समझ आ गया। यहाँ पर ये जाकर के स्टोर होगा, जब इंसान मरेगा तो ये दोबारा से जो है क्या होगा, ये डिके करेंगे और हम देखेंगे ये गैशियस फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में ये वापस वहीं पर आ जाएगा, ठीक है। हम देख चुके हैं सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, इन्फ्लुएंसेस जियोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक प्रोसेस। जियोलॉजिकल क्यों, क्योंकि ये पत्थर होता है, सल्फर के रॉक्स होते हैं, चट्टानें होती हैं, बोलते हैं ना गंधक की चट्टानें, ठीक है ना, ये है।
सल्फर के स्प्रिंग्स में नहाने से कई बीमारियां, स्किन की डिजीजेस दूर होती हैं। तुमने देखा होगा जैसे कि ये सहज धारा, समझ में आ गया ये चीजें, ठीक है। मेजर रिजर्वॉयर्स इंक्लूड्स रॉक्स एंड ओशियन सेडिमेंट्स, चट्टानों और महासागरीय तलछटों में प्रमुख भंडार है। समझ में आ गया, ठीक है। फास्फोरस साइकिल, ठीक है। अब फास्फोरस क्या होता है, बताया था ना, एनर्जी, फॉस्फेट, एटीपी, समझ में आ गया, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये phosphorus is a vital nutrient found in biomolecules such as DNA, RNA, ATP and phospholipids. Is it clear? यहाँ पाई जाता है, ठीक है। की फीचर्स लैक्स a significant gaseous phase, ध्यान देना इसका गैशियस फेज नहीं होता है। मेरी बात समझ आ गई, सल्फर का हो सकता है H2S और SOX की फॉर्म में, लेकिन इसका नहीं हो सकता है। समझ में आ गया। मेजर रिजर्वॉयर्स आर रॉक डिपॉजिट्स एंड मेरीन सेडिमेंट्स। Processes weathering releases phosphorus into soil and water. What is weathering? Disintegration of rocks. समझ में आ गया, ठीक है। What is weathering? Disintegration of rocks, ठीक है। ये absorption by plants as phosphate ions, obviously बात है, मिट्टी से ट्रांसफर्ड थ्रू द फूड चेन अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल। समझ में आ गया, प्लांट्स में आया, वहां से ट्रॉफिक लेवल से पास होता हुआ ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज में ये आएगा। समझ में आ गया। तो हम ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक, ठीक है। इसमें ऑल डे कहता हूँ, रुक जाओ, ठीक है।